बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो नागरिकता पढ़ रहे थे उसी के क्रम में आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है नागरिक और राष्ट्र। आधुनिक समय में अधिकतर राष्ट्र जो हैं वो अपने अंदर विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न बोलियों को समाहित करके चलते हैं। कोई भी शायद ही ऐसा राष्ट्र हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही संस्कृति, एक ही विशिष्टता वाले और एक ही भाषा भाषी या धर्म को मानने वाले लोग रहते हों। फिर भी इतनी सारी जो विभिन्नताएं हैं उसके बाद भी वो प्रयास करते हैं कि अपने राष्ट्र के नागरिकों को राजनीतिक पहचान देने के लिए कुछ ऐसी एक समान जो है, यूनिक है ना, एक समान जिसमें एक जैसी चीजें हो, वो पहचान देने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि उसके अंदर वो जो राजनीतिक पहचान दे रहे हैं उसके अंदर सभी सदस्यों की सारी जो चीजें हैं वो शामिल हो। तो थोड़ा सा कुछ हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा था कि राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं केवल एक राज्य को नहीं वरन एक अनोखी संस्कृति और इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। अर्थात ये सीमाएं केवल सीमाएं नहीं है बल्कि उनका एक अपना इतिहास है और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है ना, उसको परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या कुछ खास उत्सवों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि सभी राष्ट्रों का होता है, अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, एक राष्ट्रीय गान होता है ना, और कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं। जैसे हमारे भारत में है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, ऐसे करके जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जो खास उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी उस राष्ट्र को एक विशिष्ट पहचान देने की दिशा में एक प्रयास है ना। और लोकतांत्रिक राज्य द्वारा एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान की कल्पना होती है जिसमें सभी सदस्य समाहित हों, यानी एक ऐसी यूनिक पहचान को देते हैं। विभिन्न भाषाभाषी लोग हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, है ना, तो उनकी कोशिश ये रहती है कुछ सारी चीजों को समाहित करके और ऐसी पहचान दी जाए जिसमें सभी सदस्य समाहित हों। फ्रांस में जो थी, अभी सभी देश अपने यहाँ सदस्यता देने के लिए, नागरिकता देने के लिए कुछ यूनिक शर्तें देते हैं। जैसे कि भले ही कहीं के लोग हों, किसी भी देश के हों, लेकिन अगर वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। और उनके दावे में फ्रांस के उसमें कहा गया था कि भाई फ्रांस की जो भाषा और संस्कृति है आप उसको आत्मसात कर लें, है ना, उसको आत्मसात कर लें। जब आपको राष्ट्रीयता दी जा रही है, वहाँ की नागरिकता दी जा रही है, तो आप उसे आत्मसात कर लें सार्वजनिक रूप में। भले ही निजी रूप में आप अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट धर्म को जीवित बनाए रखें। क्योंकि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो धार्मिकता की तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृति और भाषा की बात तो है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि क्या निजी है और क्या सार्वजनिक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी निजी भावनाएं सार्वजनिक जीवन में भी प्रवेश कर जाती हैं और तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फ्रांस में सिख जो लोग हैं उन्होंने दावा किया था कि भाई हमें पगड़ी पहनने दी जाए, और जो मुसलमान लड़कियां थी उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रेस में हमें ड्रेस के साथ साथ सर पर दुपट्टा लेने की अनुमति दी जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी विशिष्ट पहचान को इंगित करती हैं। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं है कि सभी को कुछ एक पर्टिकुलर चीज करने से उनके धर्म को वो प्रदर्शित करती हो या उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो, लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं है उन्हें तो कोई समस्या नहीं आती है, पर जिनके साथ ऐसा है तो वो अपनी अपनी मांगे रखते हैं। अमेरिका अप्रवासियों के लिए बहुत माना जाता है, वहाँ बहुत सारे अप्रवासी लोग रहते हैं, तो उन सबको समाहित करता है अपने अंदर, है ना। तो ऐसे ही सभी जगह भारत में भी जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारी विभिन्न भाषाभाषी लोग, पूरे सभी धर्म के, संप्रदाय के, सभी संस्कृतियों को, बोलियों वाले लोग एक साथ होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये प्रयास किया गया कि भाई सभी भारत धर्मनिरपेक्ष होगा और जिसमें सभी संस्कृतियों का समावेश होगा, सभी धर्मों का समावेश होगा और सभी को अपनी अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। बहुत प्रयास किया और इन संस्कृतियों को एक करने का, लेकिन 1947 में जब मुस्लिम लीग के साथ नहीं बन पड़ी तब जाकर भारत विभाजन हुआ, 2 भागों में बटा।
जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी गई, हिंदू बहुल राष्ट्र के रूप में भारत को मान्यता दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग आज भी, हालांकि बहुत बड़ा संख्या में वहाँ से हट गए, लेकिन फिर भी विभिन्न भाषा भाषी लोग आज भी यहाँ रहते हैं और अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखे हुए हैं। हमारे जो गणतंत्र दिवस परेड होती है दिल्ली में, वहाँ पर जो झांकियाँ लगाई जाती हैं, जो प्रदर्शन होता है, उसमें सभी राज्यों के प्रतीक चिन्हों के रूप में उनकी धर्म, उनकी संस्कृति को भी विशेष रूप से दर्शाया जाता है, जो हमारी राष्ट्रीय भावना यानी विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो नागरिकता और राष्ट्र के बीच में, यानी राष्ट्र के जो विभिन्न नागरिक हैं वो विभिन्न संस्कृतियों को कि उनकी रक्षा की जाए, उनकी निजी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसा प्रयास करते हुए हमारे भारतीय संविधान में भी बहुत सारी चीजें समाहित की गई हैं। और भारतीय संविधान में जो नागरिकों को दी गई है विशेषता, उसका वर्णन संविधान में ही है, स्वाभाविक है, और बाद में विभिन्न कानूनों के द्वारा वो सामने आए। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित हैं? संविधान के भाग 2 में, है ना। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है ना। उसमें उन्होंने उल्लेख किया हुआ है, संविधान के भाग 2 में, है ना, उल्लेखित हैं। और इसमें प्रयास किया गया है पूरी तरह से सभी को समानता का। तो संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है ना। संविधान ने लोकतंत्र की समावेशी धारणा को, है ना, संविधान ने जो है, भारतीय संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक एवं समावेशी धारणा को अपनाया है ना। उसमें उन्होंने समावेश करने की कोशिश की है, सभी को लोकतांत्रिक रूप से बनाया। ठीक है। भारत में कैसे कैसे नागरिकता दी जाती है? जन्म के आधार पर, है ना, जन्म, वंश परंपरा, यानी उसके वंशज अगर वहां के हैं तो वंश परंपरा, और पंजीकरण, देशीकरण, ये प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है ना। पंजीकरण, देशीकरण, या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से, यानी किसी देश का भू क्षेत्र अगर राज्य में, अपने राष्ट्र में शामिल हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भी भारत के नागरिक होंगे। या किसी भू क्षेत्र के राज्य में, राज्य यहाँ राष्ट्र के लिए यूज किया गया शब्द, भू क्षेत्र के राज्य में शामिल होने, किसी भू क्षेत्र के राज्य में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। नागरिकता हासिल की जा सकती है ना। कैसे कैसे मिल सकती है? कि एक तो जन्म, यानी बच्चे का जन्म वहाँ हुआ, वंश परंपरा यानी उसके पूर्वज वहाँ रहे हो, है ना, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा जो प्रक्रिया है, और देशीकरण द्वारा, या किसी भू क्षेत्र के, कोई भू क्षेत्र अगर भारत में शामिल हो जाता है तो फिर उसको, उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है।
संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं दायित्व दर्ज है ना, दोनों चीजें उसमें दर्ज है, दायित्व दर्ज है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, है ना। ये सब चीजें प्रावधान है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा विवादित मुद्दा उठता है, जैसे दलित वर्ग द्वारा या महिला आंदोलन द्वारा या किसी विकास के क्षेत्र की विकास की वजह से जो लोग जो है विस्थापित हो जाते हैं, वो अपने अपने आंदोलन चलाते हैं। तो हर समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर सरकार कोशिश करती है कि सारे वर्गों को, जैसे कि भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना, सभी को सम्मिलित किया गया, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।